Hello dear students, today I am going to continue chapter 3rd of Organization of Commerce and Management Standard 11 Commerce, session number 6 of Business Services 2. Already we completed Business Services 1 and under that one different 5 services were discussed. Here in this particular Business Services 2, only one service is there, that is the banking. A separate chapter for the best and good service for the business. Without the banking, maybe the business will not run on the proper basis, and all other services which we already discussed in the first services, यानी business services first में जो हमने देखा वो सभी services ये service के ऊपर कहीं ना कहीं तरीके से depend है. So let's start with our point which was continue in the last session. We are here also continue with the same point, some of the services which are provided by the bank. We already completed 3, that is DD, issue the demand draft, then after banker check, that is the pay order, okay, within the city, and lastly हमने डिस्कस किया था RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. उसकी इन्फॉर्मेशन मैं भी दे चुका हूँ. IFSC कोड दोनों साइड चाहिए. द सेंडर विल पे द कमीशन, ओके, एंड ऑल्सो the sender will receive the information from the bank, and then after he will send the information to the receiver, and receiver will visit the bank or in his account the money will be deposited. So process was there. minimum आप 2 लाख भेज सकते हैं. उसके लिए कोई पर्टिकुलर जो प्रोसेस है उसको हमें फॉलो करना पड़ता है. सो डिपॉजिट ऑफ द 2 lakhs इज ट्रांसफर और मोर देन 2 lakh, मिनिमम 2 lakh है. नाउ लेट्स मूव टू द अनदर वन, दैट इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, NEFT. ये कई बार आपने वर्ड सुना होगा, वेरी कॉमन वर्ड, ओके. अब तो जो भी हम पेमेंट करते हैं UPI से सब NEFT कहा जाता है. यानी मिनिमम 1 रुपये से लेकर, कोई लिमिट नहीं है इसमें, देख लो कोई लिमिट नहीं है. यू कैन ट्रांसफ़र 1 रुपीज़, बट अप टू क्या है वो 2 लाख तक है. यानी 2 लाख से ज़्यादा यहाँ आप नहीं दे सकते. तो अगर आपको समझना है RTGS और NEFT, तो उसमें यही डिफरेंस रखना कि RTGS है वो मोस्टली दोज हु आर ट्रेडर्स, दोज हु आर बिजनेसमैन, उनके लिए. बिकॉज सी इंडिविजुअल 2 लाख डाल के क्या करेगा मिनिमम, वो तो बिजनेसमैन का ही काम है. लेकिन NEFT है वो कस्टमर्स इंडिविजुअल के लिए जो कॉमन में है, मैं तुम आप सब जो हम बिजनेस नहीं करते उनके लिए. ओके, तो हमको मिनिमम अमाउंट डालना है किसी और अकाउंट में तो हम डाल सकते हैं. तो उसको ही हमने कन्वर्ट कर दिया NEFT को हमारे UPI में, जो अब हम उसको बोलते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. यानी हम जो भी यहाँ से जो पेमेंट करते हैं, समझ लो कि आपने कोई पर्टिकुलर रेस्टोरेंट विजिट की और आपका बिल 2400 रुपीज़ या 2400 रुपया बिल हुआ है और आप उसको 2400 पे करते हो थ्रू द गूगल पे या थ्रू द पर्टिकुलर पेटीएम, जो भी अनदर हम जिसके भी उसकी एप्लीकेशन उसके, वो सब NEFT ही कहा जाता है. लेकिन ये यहाँ पर इस सिलेबस में उसको इंक्लूड नहीं किया है, बिकॉज सी एट दैट टाइम द नीड वॉज नॉट दैट इन द पर्टिकुलर बुक. अब ये नई बुक जब आएगी नेक्स्ट 2022 में तब ये सब इंक्लूड होके आएगा. लेकिन अभी के लिए याद रखो NEFT क्या है. NEFT इज अ मेथड इन विच वन बैंक हैविंग NEFT मेंबरशिप ट्रांसफर्स मनी टू अनदर NEFT मेंबर बैंक इन इंडिया. यानी इट इज सेम एज द RTGS में भी मेंबर बैंक होनी चाहिए, वो पैसे ट्रांसफ़र करेगी दूसरी बैंक को जो भी मेंबर बैंक होगी. लेकिन अब सभी बैंक के मेंबर है, याद रख लो. ये याद रखने के लिए है कि सिर्फ मेंबर बैंक ही ये ट्रांसफ़र कर सकती है. ओनली एंड ओनली मेंबर बैंक कैन ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट. बट नाउ इट इज ऑल द बैंक्स आर मेंबर बैंक ऑफ RTGS एंड NEFT. उनको रखना ही पड़ता है ना, क्योंकि कस्टमर्स ऐसे आते हैं. तो नाउ NEFT इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पेमेंट जस्ट लाइक RTGS. दिस अरेंजमेंट इज प्रोवाइडेड थ्रू ऑनलाइन सिस्टम. अब देखो RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट था, उसमें भी ऑनलाइन सिस्टम था. यहाँ पर भी ऑनलाइन सिस्टम है. वहाँ पर एक आइडेंटिफिकेशन कोड था. यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर ऐसी इंफॉर्मेशन है तो शायद RTGS से थोड़ी अलग है. तो ये सिस्टम क्या है कि अरेंजमेंट प्रोवाइड होता है ऑनलाइन थ्रू. फॉर दिस IFSC कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ये चाहिए, उसके बगैर काम नहीं होता. लेकिन जो नई पॉलिसी आई है, नया जो NEFT का वे आया है, उसमें आपको कोई भी IFSC कोड डालने की जरूरत नहीं. हाँ, आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो चाहिए. समझ लो NEFT 2 टाइप से होता है. एक तो आप पैसे ट्रांसफ़र करते हो RTGS की तरह वैसे, यानी मेरे अकाउंट में से मैं किसी और के अकाउंट में 5000 रुपया डालता हूँ, उसकी बात है. ट्रांसफ़र करता हूँ मैं अकाउंट टू अकाउंट. और दूसरा है मैं पेमेंट करता हूँ,
And if I use the service, if I use the particular things, then I am paying the money, that is a payment. उसमें IFSC कोड नहीं चाहिए, उसमें हम डायरेक्टली दोनों का अकाउंट लिंक्ड है, मेरा भी और सामने वाली पार्टी का, उसके बाद एक कोड जनरेट हुआ है, उसका जो भी काम है उसको एक पर्टिकुलर टाइप का QR कोड दिया गया है, वो जनरेट हुआ है, उसका मोबाइल नंबर जनरेट हुआ है, ऑल्सो जो बैंक है उसने भी ये काम कर दिया है। सो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर आपको QR कोड का एक पर्टिकुलर स्टिकर है, उसके ऊपर हम स्कैन करते हैं, सीधा उसके अकाउंट में बैलेंस चला जाता है, राइट। अब मोबाइल नंबर से भी आप ढूंढ सकते हो, अकाउंट नंबर से भी ढूंढ सकते हो, राइट, QR कोड से भी पेमेंट कर सकते हो, सभी जगह ये चलता है। तो IFSC कोड जरूरी है जब ये QR कोड वगैरह नहीं है तो। सो इन दिस सिस्टम देयर इज़ नो लिमिट ऑन मिनिमम अमाउंट, मिनिमम में कोई लिमिट नहीं है। जैसे RTGS में 1 लाख था, यहाँ पर ऐसा कोई लिमिट नहीं है, 1 रुपया भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, नो लिमिट याद रखना, देयर इज़ नो लिमिट ऑफ मिनिमम अमाउंट। मैक्सिमम ₹2 लाख कैन बी ट्रांसफर्ड इन बैचेस इन दिस सिस्टम। यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस सिस्टम इज क्वाइट डिफरेंट दैन द RTGS। हियर द बैचेस आर देयर, so when the bank is using these services or the member bank is there and they want to transfer the money from one bank to another bank, mostly they are following द बैचेस, एक घंटे की जो बैचेस है वही उसको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर 2 लाख कैन बी ट्रांसफर इन द बैचेस। सो मिनिमम नो लिमिट, मैक्सिमम 2 लाख आप ट्रांसफर कर सकते हैं यहाँ पर इस सिस्टम पे। ये सब एक दो मार्क के क्वेश्चन है, याद रखना। RBI इज सेटिंग ट्रांजेक्शन्स ऑन आवरली बेसिस, यानी हर आवर पर कोई एक पर्टिकुलर RBI के रूल से एक फिक्स बैच किया जाता है। सो यहाँ ये काम बहुत डिफरेंट है RTGS से। RBI क्या करता है, वो सेट करता है ट्रांजेक्शन्स ऑन आवरली बेसिस, घंटे का एक घंटे का एक बैच तैयार होता है। उसमें कितने ट्रांजेक्शन होते हैं डिपेंड अपॉन द बैंक मेंबरशिप, 9, 10, 12, 15। ओके, सो इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम मनी इज क्रेडिटेड टू रिसीवर्स अकाउंट ऑन द सेम डे और विद इन 48 आवर्स। यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि RTGS में ऐसा है कि जब दोनों साइड पर से कंफर्मेशन आ गया, दोनों मेंबरशिप बैंक से, दोनों पर्टिकुलर जो भी सेंडर रिसीवर है, तो रिसीवर अमाउंट एज सुन एज उसके बैंक अकाउंट में चला जाता है, ये मेथड से। लेकिन यहाँ NEFT में क्या होता है, कई बार बिकॉज ऑफ दैट बैचेस सिस्टम, जो लास्ट बैचेस होती है उसकी 3 बजे की या 2 बजे की, सम टाइम इट हैपन्स के वो बैचेस में पैसे शायद दूसरे दिन भी जाते हैं। सो मिनिमम 24 आवर्स, मैक्सिमम 48 आवर्स, वो डिपेंड करता है। सो इन दिस सिस्टम मनी इज क्रेडिटेड टू रिसीवर अकाउंट ऑन द सेम डे, मोस्टली सेम डे, बट समटाइम्स विद इन 48 आवर्स, यानी 2 डेज लगते हैं। हियर ट्रांजेक्शन्स आर सेटल्ड बैच वाइज थ्रू DNS। यहाँ पर जो बैच एक घंटे की है वो सेटल कैसे होती है बैच, वो DNS के थ्रू। DNS क्या है, डिफरेंट नेट सेटलमेंट, जो फाइनल जो नेट सेटलमेंट होता है उसके ऊपर ट्रांजेक्शन्स होते हैं। मैक्सिमम 10 ट्रांजेक्शन्स कैन बी देयर इन वन बैच। मैंने बोला आपके 9, 10, 11, 15 जो भी है, बैंक के हिसाब से है, मेंबरशिप बैंक जो होती है उसके हिसाब से मोस्टली मिनिमम 10 तो होते ही है, राइट। बस अब नए रूल आए इसलिए उसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है, लेकिन यहाँ इसको हम फॉलो करें तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 10 ट्रांजेक्शन एक बैच में कर दें। यानी 1 घंटा जब शुरू हो, 11 से 12 या 11:30 से 12:30 का पहला बैच शुरू होता है, उसमें 10 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होते एज पर दिस इन्फॉर्मेशन। अभी उसमें प्लस माइनस होता है। मैंने बोला कि नाउ डेज द बैंकिंग सिस्टम चेंज, डिफरेंट टाइप ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस आर अपडेटेड, राइट, न्यू अमेंडमेंट्स आर देयर, अलग अलग टाइप के जो भी चेंजेस आए उसके हिसाब से प्लस माइनस होता है। लेकिन यहाँ पर याद रखो मैक्सिमम 10, तो एक बैच में 10 ट्रांजेक्शन होते हैं, यानी 10 लोग 10 अकाउंट एक तरफ से हम भेजते हैं। मैक्सिमम 2 लाख, मिनिमम जो भी अमाउंट है 10 लोग उसको भेज सकते हैं। सो फुल फॉर्म के लिए याद रखना DNS। नाउ जो हमने आगे देखा था RTGS और NEFT में एक वर्ड, यहाँ आज भी देखा IFSC। ये IFSC क्या है, थोड़ी डिटेल है उसकी, या उसका फुल फॉर्म नहीं दिया, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, राइट। ये कोड इंक्लूड हो जाता है इसमें C में। तो ये जो पर्टिकुलर कोड है ये क्या है, ऑल NEFT मेंबर बैंक्स आर आइडेंटिफाइड थ्रू IFSC कोड। हर एक जो मेंबर बैंक है उसका एक IFSC कोड है। मैंने बोला था, शायद आपने देखा है, नहीं देखा है, आई डोंट नो एक्जैक्टली, बट उस टाइम पे मैंने बोला था कि लेक्चर खत्म होने के बाद तुरंत देख लेना आपके घर पे आपके फादर या मदर या पेरेंट्स की, जिससे कि भाई बहन जिसका भी कोई बैंक अकाउंट हो उसमें IFSC कोड है कि नहीं, होगा ही। ओके, सो NEFT के लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए चाहिए विच इज़ इन अल्फा न्यूमरिक कॉम्बिनेशन ऑफ 11 डिजिट्स। 1 मार्क क्वेश्चन, ये अल्फा न्यूमरिक कॉम्बिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल SBI, तो उसका कोई एक IFSC कोड आनंद का है तो उसमें कोड होगा SBI 0720,
फिर होगा आनंद का तो ANDC अथवा तो लास्ट में होगा ANDI वॉट एवर, ओके, वो डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा कोड होता है SBIN007, फिर आएगा AND, फिर 0 वॉट एवर। तो ये एक 11 डिजिट का कोड आता है। इस मेथड में कमीशन इज चार्ज फ्रॉम द सेंडर, यानी एनईएफटी में कमीशन जो सेंडर है वही भेजता है। मैंने बोला था कि मोस्टली व्हेन द बैंकिंग सिस्टम इज देयर द सेंडर विल पे द अमाउंट वॉट एवर और विच एवर अमाउंट इज देयर इट विल बी सेंड और इट विल बी गिवन बाय द सेंडर ओनली। रिसीवर कुछ भी पे नहीं करता है, याद रखना, यहाँ पर रिसीवर को सिर्फ पैसे लेने हैं, उसे कुछ पेमेंट नहीं करना है। तो लाइक RTGS इन एनईएफटी ऑल्सो द चार्ज आर देयर, कमीशंस आर देयर एंड द सेंडर विल पे टू द बैंक। बट इन केस ऑफ इनवर्ड एनईएफटी वेयर इन द रिसीवर इज नॉट चार्ज एनी कमीशन, ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपके लिए अलग है कि जब भी एनईएफटी आता है कमीशन मोस्टली चार्ज होता है सेंडर की तरफ से। क्यों? द रीज़न इज देयर क्योंकि वो ये सर्विस प्रोवाइड करता है, इसलिए मीन्स पैसे देता है इसलिए। तो ये जो कमीशन है इज चार्ज फ्रॉम द सेंडर। बट सम टाइम इट हैपन्स कि इनवर्ड एनईएफटी इज देयर। इनवर्ड एनईएफटी का मतलब है जब एनईएफटी आपको मीन्स एनईएफटी के थ्रू आपको पैसे मिलेंगे, right, is available mostly all the banks in all the banks where in the receiver is not charged any commission, okay, so यहाँ पर कमीशन चार्ज रिसीवर को कोई देना नहीं पड़ता है, ओके। सो इनवर्ड एनईएफटी कई बार होते हैं, ये मोस्टली बिजनेसमैन के लिए ये इनवर्ड और आउटवर्ड है, कॉमन के लिए मीन्स जनरल पब्लिक के लिए अकाउंट के लिए ये नहीं जरूरी है, तो याद रखना। नेक्स्ट वन लास्ट इंफॉर्मेशन अबाउट IFSC। टू एनईएफटी, ये एक एग्जाम्पल है, टू एनईएफटी रुपीज 50,000 बाई कैश, हमें ये 50,000 एनईएफटी से भेजने हैं। तो रुपीज 50,000 और लेस मनी कैन बी एनईएफटी और नेफ्ट बाय दी डिपॉजिटिंग कैश इन द बैंक। आप बैंक में अकाउंट में ये पैसे भरो एंड फैसिलिटी ऑफ एनईएफटी इज अवेलेबल टू वर्किंग कस्टमर्स फ्रॉम ऑल एनईएफटी मेंबर ब्रांचेस ऑफ द बैंक। तो अगर आपके खाते में है और आपको एनईएफटी करना है तो भी पॉसिबल है। अगर आपके अकाउंट में नहीं है और आप वॉक इन है, यानी आप सीधे चले जाते हैं कोई बैंक में और आपको एनईएफटी करना है तो भी अलाउ है। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ RTGS में जरूर है कि आपका अकाउंट होना चाहिए उस बैंक में, क्योंकि वहाँ ट्रांसफ़र जो होता है वो बैंक टू बैंक होता है, यहाँ पर जो ट्रांसफ़र होता है बैंक टू बैंक ही होता है, लेकिन यहाँ पर जो मिनिमम अमाउंट है वो उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो एनईएफटी आप, इसीलिए मैंने एग्जांपल दिया कि गूगल पे है, पेटीएम है, भीम ऐप है, जो भी है, फ़ोन पे है, जो सभी, तेज है जो गूगल पे था पहले तेज था, ये सब अब डायरेक्टली पे करते हो। तो यहाँ पर ऐसी कुछ आइडेंटिटी देने की ज़रूरत नहीं है, वॉक इन कस्टमर भी बैंक में जाके पैसे भर के एनईएफटी कर सकता है, डिपेंड्स, ओके। सो सिंपली दिस इज इंफॉर्मेशन ऑफ द एनईएफटी। ये दो शॉर्टकट हमने कंप्लीट की, RTGS एंड एनईएफटी, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, रूटीन में बहुत चल रही है अभी, राइट। और सभी लोग, सभी बिजनेसमैन यही यूज़ करते हैं, इंडिविजुअल एनईएफटी और बिजनेसमैन RTGS का यूज़ करते हैं। नाउ द मोस्ट कॉमन जो हमने शुरुआत से देखा है और आप देख के आ रहे हो, दैट इज़ बैंक ओवरड्राफ्ट, BOD। तो यहाँ पर BOD क्या है मालूम है आपको? When the balance is not available in your bank account and though you are paying the amount to your creditor, mostly it is for the current account, लेकिन देख लेते हैं। A businessman holding a current account with the bank, मोस्टली हर बिजनेसमैन का करंट अकाउंट होता ही है। कोई बोले मेरा नहीं है तो वो सही मायने में एक्सेप्टेबल नहीं है। हर बिजनेसमैन का करंट अकाउंट है। द रीज़न इज दैट he has to deposit the amount within the one day and sometimes he has to withdraw the amount for the same day and also sometimes he has to pay the amount to the different traders on the same day। तो इसीलिए उसके खाते में पैसे जाने भी चाहिए, उसका डिपॉजिट भी होना चाहिए। कई बार हमने देखा है कि किसी को चेक दे दिया ट्रेडर ने, ले भाई ये 5 लाख का चेक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक समझ लो कि शुगर का बड़ा ट्रेडर हूँ और मुझे पूना से शुगर आती है मेरी, पूना मुझे 5 लाख का चेक देना है और उन्होंने कंडीशन दी थी कि जैसे ही आपका शुगर ट्रक में से अनलोड हो जाए, राइट, सीधा मुझे पेमेंट भेज देना। तो अब आपको मालूम है कि आज हमें पैसे दे रहे हैं लेकिन अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है, ओके। तो क्या करोगे आप? डायरेक्टली कैश लेके उसको डाल दोगे और विद इन द वन आवर यू कैन एबल टू गिव द मनी टू द पर्टिकुलर पूना ट्रेडर थ्रू द RTGS। ये हो सकता है, ओके। तो ये सब फैसिलिटीज़ मिलती है। लेकिन BOD क्या है देख लेते हैं फिर से एक बार। व्हेन द फैसिलिटी टू विड्रॉ मोर मनी देन द क्रेडिट बैलेंस ऑफ हिज अकाउंट इज सिक्योरिटी गिवन, दैट इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ लैंग्वेज थोड़ी आगे हमने देखी उससे अलग है, लेकिन एक सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है कि जब आपको
आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है फिर भी क्रेडिट बैलेंस मिलता है, क्रेडिट बैलेंस की जो फैसिलिटी मिलती है, जो सिक्योरिटी मिलती है थ्रू द बैंक्स, उसे हम बोलते हैं BOD, बैंक ओवरड्राफ्ट। यानी आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं फिर भी बैंक जो भी पर्सन का चेक आया, जो भी पर्सन को आपको अमाउंट देनी है उसको दे देता है, उसे बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ये इजी अकाउंट में भी सीख गए हो आप, हमारे इस पॉइंट में भी हमने कई बार डिस्कस किया है। ओके, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हेन द फैसिलिटी इज गिवन टू द person, mostly businessman, trader, those who have current account to withdraw more money than the credited money, then it is called bank overdraft. So here the businessman may get overdraft on the self guarantee or the securities as a guarantee of other. तो यहाँ पर ये गारंटी डायरेक्टली नहीं दी जाती है, यहाँ पर ये विड्रॉल डायरेक्टली नहीं दिया जाता है। ओके, मोस्टली जब पहचान की बैंक तो होती ही नहीं है, बिकॉज यू आर अ ट्रेडर फ्रॉम लास्ट सो मेनी ईयर्स एंड यू हैव अकाउंट इन द वन पर्टिकुलर बैंक, सो दैट्स वाई द रिलेशन ऑफ द पर्टिकुलर बैंक अकाउंट होल्डर एंड बैंक इज क्रिएटेड, दैट्स वाई दे पुट ट्रस्ट ऑन यू। बट समटाइम यू हैव टू गिव द गारंटी, सेल्फ गारंटी होनी चाहिए कि मैं बैठा हूँ, चिंता मत करो। अनदर थिंग इज दैट यू हैव टू गिव सम सिक्योरिटीज। ओके, गुड्स दो आप, ओके, एफडी दो, कुछ गोल्ड दो, कुछ भी डिपेंड, आपका गुड्स उसके पास रख दो, तो ये फैसिलिटीज दी जाती है। तो ये सिक्योर तो है ना मनी। कई बार 5 लाख का ओवरड्राफ्ट ले लिया और बैंक को पैसा ही नहीं दिया तो फिर 5 लाख तो गया ना बैंक का। सो एट दैट टाइम बैंक इज डिमांडिंग सम ऑफ द सिक्योरिटीज फ्रॉम द ट्रेडर, तो ये सिक्योरिटी है। द इंटरेस्ट हैज टू बी पेड ओनली ऑन द ओवरड्राफ्ट अमाउंट, दो द मैक्सिमम अमाउंट सैंक्शन फॉर ओवरड्राफ्ट मे बी मोर। ओके, तो यहाँ पर इंटरेस्ट आपको पे करना होता है, आपके पास मिनिमम टाइम पीरियड दिया जाता है व्हेन द ओवरड्राफ्ट इज देयर एंड कैश क्रेडिट इज देयर, बोथ आर डिफरेंट, બંને વસ્તુ અલગ છે, રાઈટ। આપણે જોવા જઈએ ને ઘણી વાર એવું થતું હોય કે સમટાઈમ્સ ધીસ બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ એન્ડ કેશ ક્રેડિટ ઇઝ ધ સેમ, બટ ટાઈમ પીરિયડ ઇઝ ડિફરન્ટ. બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ ઇઝ વેરી શોર્ટ ટાઈમ પીરિયડ, ઇઝ ફોર વેરી શોર્ટ ટાઈમ પીરિયડ, વેરએઝ ધ કેશ ક્રેડિટ ઇઝ ફોર અ લોંગર ટાઈમ પીરિયડ. ઘણો સારો લાંબો સમય કેશ ક્રેડિટમાં મળે છે, લાંબો સમય ઇન ધ સેન્સ ઓફ 7 days, જ્યારે બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ maybe 2 days, not more than that one, maybe 24 hours, nothing other thing. But here the interest has to be paid only on the overdraft. ओवरड्राफ्ट की जो अमाउंट है उसी का इंटरेस्ट आपने भरना है बैंक को, तो द मैक्सिमम अमाउंट सैंक्शंस फॉर ओवरड्राफ्ट में भी मोर, वो अमाउंट जो भी हो सकती है, लेकिन पेमेंट आपको इंटरेस्ट का वही करना है जो आपकी टोटल ओवरड्राफ्ट की अमाउंट है. नाउ आफ्टर द ओवरड्राफ्ट अनदर पॉइंट इज दैट इज द CC, कैश क्रेडिट. हमने अभी बोला ओवरड्राफ्ट कम समय के लिए होता है, कैश क्रेडिट लंबे समय के लिए होता है. So the loan provided to the businessman for the growth and development of his business considering the stock and due collection of money is called cash credit. तो whenever the CC what is there, वैसे CC का दूसरा भी नाम है क्रेडिट क्रिएशन, लेकिन वो 12th में तब देखेंगे. अभी के लिए याद रखो CC दैट इज कैश क्रेडिट. तो द लोन प्रोवाइडेड बाय द बैंक टू द बिजनेसमैन को बैंक लोन भी प्रोवाइड करती है, लेकिन ये लोन वो नहीं है जो हम यहाँ नीचे डिस्कस करने वाले हैं. ये ऐसा लोन है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द वन यूनिट. अगर आपको आपका यूनिट एक्सपांड करना है, if you want to develop your unit, if you want to maybe sometimes it happens that there is a need of some of the extension in your unit, okay, maybe the technological changes are required in your unit. At that time the growth and development basis bank is providing different type of the loans to you. ओके, सो फॉर द बिजनेस एंड फॉर द बिजनेसमैन, यानी उसको हम कंसिडर कैसे करते हैं, कंसिडरिंग द स्टॉक एंड ड्यू कलेक्शन ऑफ द मनी. कलेक्शन ऑफ मनी के बेसिस पर ये होता है. ओके, कितने पैसे आपको लेने हैं बाजार में से, कितना मार्केट में आपका पैसा फिर रहा है, कितना मार्केट में आपका पैसा घूम रहा है. ओके, टोटल आपका स्टॉक कितना है, ओके, अवेलेबल विथ यू. ऑन दिस बेसिस द कैश क्रेडिट इज गिवन टू यू. सो इन दिस काइंड ऑफ लोन द स्टॉक ऑफ गुड्स रिमेन्स अंडर द हाइपोथिकेशन ऑफ बैंक. तो जितना भी आपका स्टॉक है वो बैंक के अंडर में रहेगा. whenever the stock is under the bank, if you are not able to pay the amount, right, what will happen, bank will sell that stock in the market, because there is a need to develop your business. आपको आपके बिजनेस को डेवलप करने की जरूरत है, दैट्स वाई बैंक इज प्रोवाइडिंग लोन. और आपको डेवलप करना ही है तो फिर नेचुरली आपके पास इतना स्टॉक तो होगा ही ना, तो ये आप डेवलप कर सकते हो. सो हियर बैंक इज पुटिंग सम ऑफ द गुड्स विद देम और कीपिंग द गुड्स विद देम एज हाइपोथिकेशन. आपको हाइपोथिकेशन मालूम ना हो तो बता दो, मॉर्गेज यानी हाइपोथिकेशन मानी गिरो, यानी आपको अपने जो भी गुड्स है वो बैंक को सबमिट करवाने होंगे.
अब बैंक उसको अपने पास रखे या बैंक वो आपके पास ही रखने दे सिक्योरिटी ऑन द ट्रस्ट बेसिस, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो हाइपोथिकेटेड है, सो आप उसको डायरेक्टली सेल नहीं कर सकते विदाउट परमिशन ऑफ बैंक। जैसे घर लेते हैं हम, आपको मालूम है लोन से हमने घर लिया है तो नेचुरल है ना, हम घर बेच दें तो हमारी लोन ट्रांसफ़र करनी पड़ती है। अगर समझ लो मैंने घर नहीं बेचा, घर मेरा ही है और मेरी लोन चल रही है, ओके, सो हियर सिंपली आपको उसका जो भी इंस्टॉलमेंट है EMI वो भरना पड़ेगा। अगर आप इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं पे करोगे तो बैंक आपका जो भी पैसा है, जो भी बाकी रहता पैसा है वो आपसे घर सेल करके ले लेगा। दैट इज द थिंग। सो कीप इन माइंड हाइपोथिकेशन वो गिरो है, ओके, मॉर्गेज है। So the rate of interest is paid by the business units according to the amount and the time used for loan as decided earlier. तो here simple interest is decided in advance 5%, 6%, 7%, 8% डिपेंड करता है वो कितना परसेंटेज है, जो भी अमाउंट आपकी कितने दिन के लिए उस दिन के हिसाब से बैंक वो डिसाइड करते हैं। और ऑल्सो द टाइम यूज फॉर द लोन डिसाइडेड अर्लियर, इट इज़ इन एडवांस 7 days, 10 days, 15 days, वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड। हाँ, BOD से ज़्यादा होगा लेकिन लोन से कम होगा। सो दिस इज द कैश क्रेडिट। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट पॉइंट, लास्ट सर्विस ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, दैट इज अदर सर्विसेज, द लोन। वैसे बैंक का काम ही है एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स एंड देन आफ्टर गिव द लोन, लैंडिंग द मनी एज अ लोन और एज अ BOD। तो लोन क्या है देख लो। द मेन फंक्शन ऑफ अ बैंक इज टू रिसीव डिपॉजिट्स एंड प्रोवाइड लोन्स। तो पहले वो तो बैंक सबसे डिपॉजिट लेगी, उसके बाद उसको प्रोवाइड करेगी। अच्छा, मोस्टली बैंक क्या करते हैं, ऑलवेज ऑन द डेली बेसिस दे आर एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द सेविंग account holder, sometimes from the current account holder, FDs recurring, and they will keep that deposit with them, and then after they will decide to give that particular amount to the needy people in the sense of loans, जिसको जरूरत है उसको वो बैंक पैसे देगी। So the bank receives deposits at a lower rate and provides loan at higher rate. So यही काम है ना, हम कॉमर्स वाले हैं, वी वॉन्ट टू अर्न समथिंग, तो बैंक भी कॉमर्शियल है ना, तो उनको कुछ भी तो अर्न करना है ना, वैसे सर्विसेज थोड़ी देनी है। सो दैट्स वाई बैंक रिसीव्स डिपॉजिट्स एट द लोअर रेट 4% एंड देन आफ्टर गिविंग दैट लोन्स दैट अमाउंट, ओके, डिपॉजिट जो आती है लोअर रेट से वही डिपॉजिट्स दे आर गिविंग एज अ लोन एट द हायर रेट्स। अ सिंपल एग्जांपल इज सेविंग अकाउंट। व्हेन यू विल ओपन द सेविंग अकाउंट इन द बैंक, बैंक विल प्रोवाइड ऑन द ईयरली बेसिस 4% टू यू। देन रिकरिंग में थोड़ा 5-6% होता है, समझ लो। सो 7% रख लो, 6% रख लो, चलो 6% बैंक देती है रिकरिंग में और 6.75 या 7% देती है एफडी पर। सो बैंक इज गिविंग दिस रेट्स इन द सेविंग, इन द रिकरिंग एंड इन द एफडी, but the same amount which they receive they will give to the other needy people at higher rates. For example, for home 10.15%, approximately 10%, यानी समझ लो कि जिसका सेविंग है उसका पैसा अगर लोन में जाएगा तो 6% तो बैंक को मिल गया। अच्छा, गिविंग लोन टू द फॉर द व्हीकल 11%, फॉर कार 12%, होम लोन्स में भी डिफरेंट रेट्स आर देयर डिफरेंट सिटीज़ में। सो ऑल्सो पर्सनल लोन्स 14%, ओके, समटाइम्स गोल्ड लोन्स आर गिवन, ओके, 7%, 8%। तो वही जो गैप आती है इसमें जो डिफरेंस होता है दैट इज अर्निंग ऑफ द बैंक। सो एज पर एग्जाम्पल, अगर बैंक एफडी लेती है 6.75% से, अप्रोक्सीमेटली मैं बोलता हूँ 7% से एफडी किसी ने रखवा दी, डिपॉजिट कर दी 7% से, और उसका पैसा जो है बैंक ने दे दिया किसी कार लोन वाले को, ओके। सो 12% है कार लोन, प्लस माइनस रहता है, तो 5% बैंक को मिलेगा, दैट इज द अर्निंग। तो बैंक को जो 5% मिलेगा वो अर्निंग है, लेकिन हर टाइम तो 5% नहीं होता है ना, कई बार कई लोग होते हैं वो पेमेंट नहीं करते, ओके, कई बार नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आती है, कई बार कई छोटे बहुत प्रॉब्लम होते हैं। सो बैंक कई बार अर्निंग में डाउन हो जाती है, लेकिन दिस इज अ डिफरेंस। सो लोअर रेट से वो पैसे लेती है और हायर रेट से वो देती है। The bank provides loans to the client or businessman in different ways. बैंक जो है वो अलग अलग तरीके से लोन देती है, उसके टाइप अलग अलग है। The bank provides loans to the customers for different requirements like buying a house. तो यहाँ पर कैसे कैसे बैंक लोन देती है अलग अलग लोगों को। Sometimes it happens that the person is in need of home, house, and he is required or he is in need of the money. That's why he is visiting the bank and opening the account, and within the short time period he will get the loan. ये पॉसिबल सही बार नहीं होता है कि मैंने इस साल अकाउंट खुलवाया नेक्स्ट ईयर मुझे बैंक लोन दे देगी, ऐसा नहीं होता है। ओके, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय दैट इज पॉसिबल, अगर आप बिजनेस में हो
that is possible. But for the individual, you have to deposit the money throughout the year, 2, 3, 4, 5, 7 years. Then after bank will look after your financial transactions and then decide to give the loan. लेकिन on the basis of requirement, bank provides the loan. कैसे कैसे लोन देती है? Like buying house के लिए, buying furniture, right? समझ लो कि फर्नीचर है ₹1,00,000 का, अभी आप समझ लो अभी के रेट्स के आप देखो 2-3 लाख रुपये का फर्नीचर हो जाता है, तो उसके लिए रिनोवेशन ऑफ द हाउस, आपको घर रिनोवेट करवाना है, पुराना घर है 25 साल पुराना है, राइट, अब उसमें कुछ नया करना है तो उसके लिए भी लोन प्रोवाइड करती है, देखती है पहले कि घर कैसा है, उसके बाद डिसाइड करती है कितनी लोन देगी। बाइंग अ व्हीकल, राइट, मोस्टली कार्स लोन्स आर अवेलेबल, व्हीकल लोन्स में वो इंक्लूड हो जाती है। और फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दैट बिजनेस, वो हमने ऊपर कैश क्रेडिट में देखा, सेम एज यहाँ पर भी आपके डेवलपमेंट के लिए वो लोन देती है। सो दीस आर सम वेज बैंक इज गिविंग लोन्स टू यू। सो सिंपली, if the advance is for a long term, an amount repayment is paid fully at a time or at a regular term installments, then it is called as loan। अब ये लोन का एक सिंपल सा मीनिंग है। मैं तो ऐसा बोलूँगा कि जब आप बैंक से पैसे लेते हो on the basis of condition that I will pay the amount within this time period and I will pay the interest to you, that is the loan। मैं आपसे ये पैसे ले रहा हूँ, ये पैसे मैं आपको 5 साल के बाद दे दूंगा, इन बिटवीन 5 साल तक इसका इंटरेस्ट मैं दूंगा, दैट इज लोन। लेकिन ये याद रखो, यहाँ पर एक वर्ड है एडवांस, ये आपको कॉमर्स के लिए, अकाउंट्स के लिए बहुत जरूरी है। इफ द एडवांस इज फॉर अ लॉन्ग टर्म, एडवांस यानी यू विल गेट द मनी बिफोर यू आर मेकिंग एक्सपेंसेस और स्पेंडिंग दैट मनी। सो इफ द एडवांस इज फॉर अ लॉन्ग टर्म एंड द अमाउंट रीपेमेंट इज पेड फुल्ली, तो आपको जो पैसा मिलता है वो एडवांस में मिल जाता है, राइट। अनदर थिंग, इट इज़ फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड, 1 साल के लिए तो है नहीं, 1 साल के ऊपर के लिए, ओके। अगर आप बैंक लोन करवाते हो तो मिनिमम वो 1 साल से ऊपर ही होती है मोस्टली हर बैंक, ओके। अगर आप छोटी लोन करवाते हो, समझ लो मोबाइल के लिए, अगर लैपटॉप के लिए, तो ये 1 साल के कम हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो लोन होती है वो 1 साल से ऊपर है। सो लॉन्ग टर्म के लिए अनदर थिंग, द अमाउंट रीपेमेंट इज पेड फुल्ली, जो भी आपको अमाउंट पे करना है वो फुल्ली पे करना है, उसमें कम नहीं होता है, एट द टाइम जो भी डिसाइड किया है, और एट अ रेगुलर टर्म इंस्टॉलमेंट्स जो भी आपने डिसाइड किया, 5 साल के बाद पूरी अमाउंट आप पे कर दो, 5 लाख की लोन लिया, 5,10,000 5 साल के बाद पे कर दो, दैट इज द थिंग। अनदर थिंग, पे द इंस्टॉलमेंट्स एवरी ईयर, एवरी मंथ, राइट, दैट इज मे बी ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्सन, उसकी इनकम के ऊपर होता है, वो किसकी लोन चाहिए, कैसी लोन चाहिए, उसके ऊपर वो डिसाइड होता है, ओके। सो रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स होता है वो। अगर आप समझ लो कि एक आपने बाइक लिया, 1,10,000 का भी बाइक आता है, तो आपने 15,000 20,000 पर दिया, 25,000 पर है, 75,000 या 85,000 आपको पे करता है, तो बैंक आपको 1 साल का टाइम देती है कि 1 साल में आप उसको इजीली पे कर सकते हो। तो 85,000 बाई 2, 7,000 8,000 का जो भी हफ्ता है का आपको पे करना पड़ेगा, और बैंक आपको कम से कम हफ्ते में भी देती है 1100 1200 1500 रुपये में भी आप बाइक खरीद सकते हो। पहले आपको एक टीपी देना होता है, डाउन पेमेंट जो भी है वो 25% या उससे ज़्यादा होता है, उसमें वो पे करो और लोन ले लो। सो ये होता है, दैट इज़ कॉल्ड लोन। अच्छा, इन ऑर्डर टू सिक्योर द लोन अमाउंट, द बैंक गिव्स द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द क्लाइंट एज मॉर्गेज। मॉर्गेज यानी सिक्योरिटी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होगा कि व्हाट इज़ हाइपोथिकेशन एंड व्हाट इज़ मॉर्गेज। हाइपोथिकेशन क्या है और मॉर्गेज क्या है। तो जब कोई चीज़ ऐसी होती है जिसको आप इजीली मार्केट में बेच सकते हो, वहाँ उसको हम हाइपोथिकेशन कहते हैं। ये एक सिंपल सा एग्जांपल है, राइट। हर पर्सन का वे ऑफ द प्रेजेंटेशन अलग होता है। एज पर माई नॉलेज एंड वॉट एवर द इन्फॉर्मेशन इज विथ मी, ગીરો મૂકવું બંનેમાં સેમ જ છે। આપણે નહીં મૂકતા જમીન ગીરો મૂકી છે, મોસ્ટલી ઇન અવર એરિયા ધીસ ટાઈપ ઓફ ધી વર્ડ્સ આર ધેર, यानी એને આપણે કહે છે मॉर्गेज। बट वेन एवर द हाइपोथिकेशन इज दैट यू कैन इजीली सेल इन द मार्केट। फॉर एग्जाम्पल गुड्स का हमने देखा ऊपर कैश क्रेडिट में कि इट इज हाइपोथिकेटेड, यानी उसकी जो अभी ओनरशिप है वो बैंक के पास है। मोस्टली रिक्शा में आपने लिखा होगा, देखा होगा, लिखा होता है HP विथ बैंक, सो एंड सो बैंक का नाम लिखा होता है, यानी हाइपोथिकेटेड है। अगर आप उसके इंस्टॉलमेंट नहीं भरते तो बैंक उसको बेच डालेगा, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन। अच्छा, पहले तो उसको अपने पास लेके उसके बाद, अच्छा, जब मॉर्गेज आता है तो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड। तो लोन आप लेते हो तो आपको मॉर्गेज देना है। तो मॉर्गेज में क्या है, बैंक गिव्स द इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट, इसको हम मॉर्गेज बोलते हैं। जब भी गुड्स हमने देखा तो वो मूवेबल है, तो उसको हम हाइपोथिकेशन देंगे। रिक्शा है तो वो मूवेबल है, एक्चुअली इट इज़ एसेट, इट इज़ एन एसेट, राइट, लेकिन वो मूवेबल है, दैट्स व्हाई इट इज़ कमिंग अंडर द हाइपोथिकेशन। और यहाँ मॉर्गेज जो है वो इमूवेबल है। हाउस
बिल्डिंग, मशीनरीज फिक्स हो जाए उसके बाद मूवेबल नहीं होती है इसलिए, तो ये सब मॉर्गेज होता है। तो मोस्टली ये घर में होता है, जब आप होम लोन लेते हो तब, राइट। सो दैट इज द इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो बैंक अपने पास ये इमूवेबल प्रॉपर्टी मॉर्गेज करवाती है। यानी आपने 10 लाख की लोन ली है, बहुत छोटी अमाउंट है ना, चलो 25 लाख की लोन ली है घर के लिए, तो बैंक वो घर के जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो मॉर्गेज के तौर पर अपने पास रखेगा जब तक आप उसका पेमेंट नहीं कर देते। 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, आपने 25 लाख का घर लिया तो 10-15 साल तो वैसे भी निकल जाएंगे। ओके, तो सच लोन इज रिपेड अकॉर्डिंग टू द टर्म्स डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ सैंक्शनिंग द लोन। जब आपकी लोन सैंक्शन होगी, ये वर्ड भी याद रखना, सैंक्शन दैट मीन्स पास करना, राइट। आपकी लोन को सैंक्शन करना, बैंक विल सैंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। ऐसे ही कुछ सैंक्शन नहीं होता है, उसके पीछे आपकी सैलरी स्लिप, आपका काम, पिछले फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है, सब देखा जाता है। ओके, सो ये लोन है वो रिपेड करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू द टर्म्स डिसाइडेड बाय द बैंक व्हेन इट इज सैंक्शन। जब सैंक्शन की गई होगी तब उसको डिसाइड किया गया होगा। सो ऑन दैट बेसिस यू हैव टू पे द अमाउंट। सो ये स्टूडेंट्स, ये थी हमारी टोटल 7 बैंकिंग सर्विसेज जो बैंक हमें प्रोवाइड करती है। डीडी यानी इश्यू द डिमांड ड्राफ्ट, बैंक चेक यानी पे ऑर्डर, आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएफएससी कोड आल्सो इंक्लूडेड, बैंक ओवरड्राफ्ट, सीसी, कैश क्रेडिट एंड लास्टली लोन। ये सब कॉमन है हमारे कॉमर्स में। अब आपको मालूम पड़ गया हो कि बैंक क्या करती है, राइट। So this is information. From next session I will start e-banking, that is electronic banking। हमें कैसे इसका यूज़ करते हैं, इंटरनेट कैसे यूज़ करते हैं बैंक में, कोर बैंकिंग क्या है, मोबाइल बैंकिंग क्या है, कैश एंड क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स एंड एटीएम, ये सब की इन्फॉर्मेशन अब हमारी बाकी है जो हम नेक्स्ट सेशन में शुरू करेंगे ई बैंकिंग से। सो फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड पर्सनली एडवाइस, वैक्सीन जिसने ना ली है, जो 18 के ऊपर है, आपके पेरेंट्स, तो ले लो। आपको तो अभी ऑन दी वे है, सो इट विल टेक टाइम। सो थैंक यू वेरी मच।